Dear students, welcome to the today lecture of PMRS Performance Management and Retention Strategies Unit 5th Module name is Behavioral Performance Management। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है बिहेवियरल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये टॉपिक है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है, बिहेवियर प्लस परफॉर्मेंस प्लस मैनेजमेंट। एम्प्लॉय के बेसिकली 2 टाइप्स के बिहेवियर होंगे, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और एक पर्सनल बिहेवियर। पर्सनल बिहेवियर वो है जो वो अपनी पर्सनल लाइफ में यूज कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वो है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय वो यूज कर रहा है। तो जो एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर होता है उससे उसकी परफॉर्मेंस पर भी इंपैक्ट पड़ता है, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस से खुद ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर भी इंपैक्ट पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का बिहेवियर है यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजायरेबल भी हो सकता है और अनडिजायरेबल भी हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो कुछ स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करे जिनके थ्रू इस अनडिजायरेबल बिहेवियर को वो डिजायरेबल बिहेवियर में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। इसे ही हम क्या बोलते हैं, बिहेवियरल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन या ओबी मॉडिफिकेशन। क्योंकि बेसिकली इसमें एम्प्लॉयज के ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है अनडिजायरेबल बिहेवियर से डिजायरेबल बिहेवियर में, जिसकी कोई हम क्या बोलते हैं, बिहेवियरल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली जो एक टिपिकल ओबी मॉडिफिकेशन प्रोग्राम है इसमें 5 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल होता है ये। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल परफॉर्मेंस बिहेवियर। मींस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय का बिहेवियर होता है या वो जो भी जॉब में काम करता है, हर काम या हर बिहेवियर है इक्वली परफॉर्मेंस आउटकम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेप ओबी मॉडिफिकेशन प्रोसेस में क्या है कि क्रिटिकल बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना जो कि एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट करते हैं। ऑन एन एवरेज एक स्टडी में आया है कि एम्प्लॉयज का जो ओवरऑल बिहेवियर होता है उसका 90% बिहेवियर से केवल 10% आउटकम आता है, और 5 to 10% बिहेवियर से उसका 70 to 80% आउटकम आता है। तो समझदारी क्या कहती है कि ये जो 5 to 10% उसका बिहेवियर है, अगर इसको हम कंट्रोल कर डिजायरेबल कर लेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी का 70 to 80% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से बिहेवियर क्रिटिकल होते हैं, एम्प्लॉय की पंचुअलिटी या एब्सेंटेज, कि एम्प्लॉय है वो पंचुअल रहते हैं या फिर रेगुलर रहते हैं या फिर एब्सेंट रहते हैं या फिर लेट होते हैं, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पर क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। एम्प्लॉयज हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम सीरियसली अटेंड करते हैं या नहीं करते, ये भी एक क्रिटिकल बिहेवियर है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयज है उनकी प्रोडक्टिविटी पर इंपैक्ट पड़ता है। तो ये कुछ क्रिटिकल बिहेवियर्स होते हैं जिनको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एम्प्लॉयज है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपडेट करते रहते हैं या नहीं करते रहते हैं, ये भी क्रिटिकल बिहेवियर है। एम्प्लॉयज हैं वो प्रोडक्ट्स को है जीरो डिफेक्ट या कम डिफेक्ट्स वाले बना रहे हैं या ज़्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये भी एक क्रिटिकल बिहेवियर है, क्योंकि अगर ज़्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे तो बट ऑब्वियस रॉ मटेरियल की वेस्टेज ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं वो अपने कस्टमर से कैसे डील करते हैं, कैसे बात करते हैं, ये भी एक क्रिटिकल बिहेवियर है। उनकी क्या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनकी क्या एक्सपर्टाइज है, ये भी एक क्रिटिकल बिहेवियर है। तो ये कुछ क्रिटिकल बिहेवियर होते हैं जो कि हमें आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, जिनको हम चेंज कराना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ नोट किया कि हमारे यहाँ पर है एम्प्लॉयज लेट ज़्यादा आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन का टाइम 9 बजे है तो ज़्यादातर एम्प्लॉयज लेट आते हैं, इससे हमारे वीक के ओवरऑल वर्किंग आवर्स कम हो रहे हैं और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी पर इंपैक्ट पड़ रहा
रहा है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज लेट आ रहे हैं वो इंटरवेंशन कर कर उनको टाइम से आने के लिए यानी पंक्चुअल आने के लिए चेंज करना चाह रही है, क्योंकि लेट आना अनडिजायरेबल है, टाइम से आना पंक्चुअल रहना डिजायरेबल है। तो अब उनके लिए जो ओबी मॉडिफिकेशन प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड क्या है, मेजरिंग क्रिटिकल परफॉर्मेंस बिहेवियर्स यानी कि डेवलपिंग बेसलाइन डेटा। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे एम्प्लॉयज का एक क्रिटिकल बिहेवियर है टाइमिंग, कि ज़्यादातर एम्प्लॉयज हैं वो लेट आते हैं और हम चाहते हैं कि सभी एम्प्लॉयज टाइम पर आए। तो अब आप पिछले 2-3 महीने की एम्प्लॉयज की अटेंडेंस का डेटा है उसका क्या करोगे, एनालिसिस करोगे कि कितने परसेंट एम्प्लॉयज टाइम पर आए, कितने परसेंट एम्प्लॉयज लेट आए, कितने परसेंट एम्प्लॉयज हैं कभी कभी लेट आए, कितने परसेंट एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि फ्रिक्वेंटली लेट आते हैं, कितने परसेंट एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि 1-2 मिनट लेट आए, कितने परसेंट एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि अराउंड हाफ एन आवर या उससे ज़्यादा लेट आ रहे हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ही इस बिहेवियर की क्रिटिकलिटी है या नहीं है, क्योंकि अगर 2-5% एम्प्लॉयज आ रहे हैं लेट तो उससे है आपको पूरा सिस्टम चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं को ही कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने देखा अराउंड 60% एम्प्लॉयज हैं वो फ्रिक्वेंटली लेट आ रहे हैं, तो आपको इनका जो बिहेवियर है जो अब सब एम्प्लॉयज का हो चुका है लेट आना, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा, कैरिंग आउट ए फंक्शनल एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर, आइडेंटिफाइंग बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज, की क्या है एम्प्लॉयज कर रहे हैं और उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल एनालिसिस बोलते हैं। तो फंक्शनल एनालिसिस बेसिकली ABC मॉडल यूज करता है। ए का मतलब एंटीसीडेंट, बी का मतलब बिहेवियर और सी का मतलब कॉन्सिक्वेंस। तो ए का मतलब एंटीसीडेंट का मतलब क्या होगा, कंडीशन या क्यू जो कि आपको बिहेवियर अल्टरनेटिव करने के लिए प्रिसाइड करता है। तो इन एंटीसीडेंट एक स्टिमुलस या सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से आप बिहेवियर को शो करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अलार्म का बजना, या आपने किसी एम्प्लॉय से एक रिपोर्ट मांगा तो आपने उसको एक स्टिमुलस दिया, क्यू दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। जैसे कि अटेंडेंस वाले केस में सुबह 9 बजे बजना, ये क्या है, एक एंटीसीडेंट है यानी कि एक क्यू है। सेकंड क्या जाएगा, बिहेवियर, कि आप उस स्टिमुलाई या एंटीसीडेंट को कैसा रिस्पॉन्स देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अलार्म बजा तो आप बेड से उठ गए सोने की बजाय, तो ये क्या है, एक बिहेवियर है। तो ये तो डिजायरेबल बिहेवियर था, आपने अलार्म को वापस बंद कर गए और सो गए, ये क्या था, अनडिजायरेबल बिहेवियर था। आपसे आपके सुपीरियर ने रिपोर्ट मांगी, आपने उसको टाइम पर रिपोर्ट दे दी, ये तो डिजायरेबल बिहेवियर था। और आपने उसको रिपोर्ट टाइम पर नहीं दी, ये कैसा बिहेवियर हुआ, अनडिजायरेबल बिहेवियर हुआ। तो फर्स्ट क्या हो गया, एंटीसीडेंट, सेकंड बिहेवियर, फिर सी कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जो हमने बिहेवियर शो किया उसका रिजल्ट यानी कि परिणाम। एक कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव हो सकता है, एक कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने टाइमली रिपोर्ट सबमिट कर दी तो आपकी प्रेज हुई, बड़ाई हुई, ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आपको है उसके लिए है बॉस ने सुना दिया जिससे कि आप दोबारा से ऐसा काम ना करो, तो वो नेगेटिव हो गया। आप टाइम से बेड से उठ गए तो आपने टाइमली अपनी फ्लाइट है वो पकड़ ली, ये तो पॉजिटिव हो गया। आप है कॉन्सिक्वेंस क्या रहा, आपने बिहेवियर क्या शो किया कि आप सो गए, आपने अलार्म बंद कर दिया, तो परिणाम क्या हुआ कि आपकी फ्लाइट मिस हो गई। तो कॉन्सिक्वेंसेस किससे आते हैं, बिहेवियर से आते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ABC एनालिसिस बोलते हैं। तो ABC एनालिसिस का मेन पर्पज क्या है, एंटीसीडेंट्स देखना और उस एंटीसीडेंट्स का कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणाम देखना। तो जैसे इस केस में आपका मॉर्निंग में 9 AM है, वो तो एंटीसीडेंट था जो कि ऑर्गेनाइजेशन का टाइम है। 100 में से 60 एम्प्लॉइज हैं वो लेट आ रहे थे, 40 एम्प्लॉइज हैं वो टाइम पर आ रहे थे, वो बिहेवियर हो गया। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि पर डे आपके इस हिसाब से 3 से 4 घंटे हैं, सब एम्प्लॉइज का अगर लेट मिलाया जाए तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो कम हो रहे हैं, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो वो आपका क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंस है। तो इसका मतलब ये बिहेवियर वाकई ही क्रिटिकल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को हैम्पर
कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इंटरवेंशन स्ट्रेटजी। अब हम इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, मध्यस्थ करना, बीच में है इंटरफेयर करना। अब आप इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करोगे कि आपका अनडिजायरेबल बिहेवियर डिजायरेबल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाए। ये किसके बाद करोगे आप, फंक्शनल एनालिसिस के बाद करोगे। तो द मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरवेंशन स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव आर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। मतलब अब जो आप अप्रेजल दे रहे हो तो अप्रेजल में प्रायोरिटी उनको दे रहे हो जो कि पंक्चुअल थे, और दूसरा जो अच्छा परफॉर्मर था लेकिन फिर भी वो लेट आ रहा था तो आपने उसको अप्रेजल नहीं दिया। तो धीरे धीरे आपने ये इंटरवेंशन स्ट्रेटजी यूज की जिससे कि जो एम्प्लॉय अच्छे परफॉर्मर थे लेकिन वो लेट आ रहे थे, अब उनको ये पता चल गया कि अगर हम टाइम से नहीं आए तो हमारे प्रमोशन में प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर आपने सैलरी इंक्रीमेंट किया तो उन एम्प्लॉयज का सैलरी इंक्रीमेंट ज़्यादा किया जो कि पंक्चुअल आ रहे थे, परफॉर्मेंस भी दे रहे थे, और जो परफॉर्मेंस दे रहे थे लेकिन पंक्चुअल नहीं आ रहे थे आपने उनका इंक्रीमेंट कम किया। तो आपने एक इंटरवेंशन स्ट्रेटजी को डेवलप किया। इसके बाद भी कुछ एम्प्लॉइज अगर बार बार है लेट आ ही रहे थे आपके बोलने के बावजूद भी, तो आपने कर दिया कि जो है स्टार्टिंग में कि पर डे है जो 10 मिनट से ज़्यादा लेट आएगा उसकी हाफ CL लग जाएगी, और जो 2 दिन लगातार 10 दिन से लेट आया उसकी पूरे दिन की लीव लग जाएगी, दोनों दिन ही। तो ये आपने एक पनिशमेंट कर दिया कि जो है सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, सैलरी नहीं बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, प्रमोशन नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर उनको पनिशमेंट दे दिया कि अच्छा ठीक है आप अभी भी अगर लेट आओगे तो आपकी हम सैलरी है वो डिटेक्ट कर देंगे या फिर आपकी हाफ डे की CL या CCL लगा देंगे। तो आपकी जो छुट्टियां बची हुई हैं उसी में से आपका ये जो लेट आ रहे हो ये डिटेक्ट हो जाएगा। तो जो इंटरवेंशन स्ट्रेटजी है इसका रिजल्ट तुरंत नहीं आता, इसके रिजल्ट को आने में थोड़ा क्या लगता है, टाइम लगता है। फिर धीरे धीरे सब एम्प्लॉयज में ये मैसेज चला गया कि ऑर्गेनाइजेशन है वो पंक्चुअलिटी के लिए सीरियस है। तो जो धीरे धीरे लेट आने लग गए थे एम्प्लॉयज वो धीरे धीरे अब टाइम पर आना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि जो एम्प्लॉयज का अनडिजायरेबल बिहेवियर था वो अब धीरे धीरे डिजायरेबल बिहेवियर में कन्वर्ट हो रहा है। और लास्ट क्या है, इवोल्वेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। तो जब एम्प्लॉइज लेट जो आने वाले थे वो धीरे धीरे टाइम पर आना स्टार्ट कर देंगे तो हमको एम्प्लॉइज की भी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नजर आने लग जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि जो हमने OB मॉडिफिकेशन मॉडल यूज किया था, इंटरवेंशन स्ट्रेटजी यूज की थी, वो स्ट्रेटजीज सक्सेसफुल हो गई हैं। तो हमेशा इवोल्यूशन सबसे लास्ट में किया जाता है। तो इवोल्यूशन के बेसिकली 4 लेवल्स होंगे। फर्स्ट क्या होगा, रिएक्शन, सेकंड लर्निंग, थर्ड बिहेवियरल चेंज, फोर्थ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। तो फर्स्ट टाइम जब आपने ये बताया तो धीरे धीरे एम्प्लॉयज है उसका रिएक्शन देना स्टार्ट करेंगे। कुछ तो कहेंगे अरे कुछ नहीं, हर बार ऐसा ही होता है, बोलते हैं अपन तो लेट ही आएंगे, तो उन्होंने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। फिर जब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जो लेट आए उनकी CL डिटेक्ट हो रही है और जो टाइम पर आ रहे हैं उनका अच्छा इंक्रीमेंट हो गया, उनको प्रमोशन मिल गया, तो फिर धीरे धीरे एम्प्लॉयज इस चीज़ को लर्न कर गए कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के लिए सीरियस है। और फिर उन्होंने धीरे धीरे लेट आना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो जब लेट आना बंद कर दिया तो उनका जो बिहेवियर था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। जो पहले लेट आते थे अब वो टाइम पर आना स्टार्ट हो गए। और उससे फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। तो धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि उनको डेली ऑर्गेनाइजेशन में हाफ एन आवर है काम करने को ज़्यादा मिल रहा है, वो अपने काम के लिए सीरियस हो गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीरियस हो गए हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की भी परफॉर्मेंस क्या हो गई है, इंप्रूव हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा जो OB मॉडिफिकेशन प्रोसेस था, स्टेप्स था, वो क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए। तो OB मॉडिफिकेशन प्रोसेस है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कराने के लिए, एरर्स को रिड्यूस करने के लिए, एब्सेंटिज्म को कम करने के लिए, टायर्डनेस को कम करने के लिए, एक्सीडेंट रेट्स को कम करने के लिए, कस्टमर्स के साथ फ्रेंडलीनेस इंक्रीज करने के लिए। एक क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर ने $60,000 एक साल में सेव किए केवल कुछ एब्सेंटिज्म को
कम कर कर। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अनडिजायरेबल बिहेवियर है उससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को उसको डिजायरेबल बिहेवियर में चेंज करना चाहिए। तो जिस प्रोसेस के थ्रू चेंज करती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ओबी मॉडिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं वो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल बिहेवियर। सेकेंड, मेजरमेंट ऑफ द क्रिटिकल बिहेवियर की क्रिटिकल बिहेवियर है उसकी टाइम है, रिपीटेशन कितनी है। फिर नेक्स्ट, एनालिसिस की उस क्रिटिकल बिहेवियर की वजह से क्या परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, तो एबीसी एनालिसिस करेंगे, एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेज। फिर नेक्स्ट, उस बिहेवियर को चेंज करने के लिए, अनडिजायरेबल को डिजायरेबल करने के लिए इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज यूज करेंगे, इसमें टाइम लगेगा। और फिर नेक्स्ट इवोल्वेट करेंगे कि हमने जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोसेस इंप्लीमेंट किया उससे अनडिजायरेबल बिहेवियर है वो डिजायरेबल बिहेवियर में चेंज हुआ या नहीं हुआ। अगर चेंज हो गया तो कैसे पता चलेगा हमें, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉयज की रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद एम्प्लॉयज लर्न करना स्टार्ट करेंगे, फिर उनका बिहेवियर चेंज होगा, इससे उनकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो इसी के साथ ही आपका ये बिहेवियरल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशनल मॉडिफिकेशन मैनेजमेंट या मॉडल कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।